दोस्तों स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिव एपी स्टडी पर। रेलवे एनटीपीसी में टीसीएस द्वारा अब तक पूछे गए सभी साइंस के प्रश्नों को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस सीरीज में ये क्लास नंबर 15 है और इससे पहले 14 वीडियो अपलोड हो चुकी है। जो लोग नए जुड़े हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि गर्मी और तापमान और उसके ऊर्जा और काम से संबंधित भौतिकी की प्रशाखा को क्या कहा जाता है। गर्मी और तापमान और उसके ऊर्जा और काम से संबंधित भौतिकी की प्रशाखा को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऊष्मागतिकी कहा जाता है ना, थर्मोडायनामिक्स कहा जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब ऊष्मागतिकी से कुछ प्रश्न पूछा जाता है जो कि आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ऊष्मागतिकी का जो नियम है वो कितना नियम है मालूम, वो 4 नियम है, ठीक है। वो 4 नियम कौन कौन सा है। तो ऊष्मागतिकी का शून्यमा नियम है ना, शून्यमा नियम, फिर ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, फिर दूसरा नियम और तीसरा नियम, टोटल 4 नियम है, ठीक। अब यहाँ उसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, ऊष्मागतिकी भौतिकी की एक शाखा है। यह ऊष्मा परिवर्तन, ऊष्मीय ऊर्जा, किसी पदार्थ या प्रणाली के कार्य, आंतरिक ऊर्जा, दबाव आदि से जुड़ी है। ऊष्मागतिकी के नियमों की जानकारी क्या है। ऊष्मागतिकी के शून्यवा नियम के अनुसार अगर 2 पिंड किसी तीसरे पिंड के साथ तापीय संतुलन में है तो वे एक दूसरे के साथ भी संतुलन में होंगे। शून्यवा नियम क्या है ऊष्मागतिकी का, कि अगर 2 पिंड किसी तीसरे पिंड के साथ तापीय संतुलन में है तो वे एक दूसरे के साथ भी संतुलन में होंगे। यानी कि शून्यवा नियम ये ताप के बारे में बता रहा है, ठीक है। दूसरा प्रथम नियम क्या है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा अस्थिर है। यह ऊर्जा केवल परिवेश से सिस्टम में या तो सिस्टम से उसके परिवेश में स्थानांतरित होती है। यानी कि ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, यानी कि ऊष्मा का जैसे ऊर्जा का जिस तरह होता है कि ना तो निर्माण किया जाता है ना तो नष्ट किया जाता है ना, उसका एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। वही चीज़ यहाँ पर है ना। ऊष्मा का भी या तो ऊष्मा या तो ऊर्जा का केवल एक सिस्टम से क्या होता है दूसरे सिस्टम में स्थानांतरित होती है, ठीक है। उसका ना तो निर्माण ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊष्मागतिकी का दूसरे नियम के मुताबिक एक पृथक प्रणाली की कुल एंट्रोपी हमेशा समय के साथ बढ़ती रहेगी। ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम क्या है, किसी भी बंद प्रणाली के तापमान को सीमित संख्या में सीमित संक्रियाओं में शून्य तापमान तक कम करना असंभव है, ठीक है। तीसरा नियम फिर समझिए, किसी बंद प्रणाली के तापमान को सीमित संख्या में सीमित संक्रियाओं में शून्य तापमान तक कम करना असंभव है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखना है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है, ठीक है। ऊष्मागतिकी का पहला नियम ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है। ऊष्मागतिकी की प्रथम नियम ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा नहीं बताता है। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा को व्यक्त करता है। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम तापमान की संकल्पना को परिभाषित करता है, तो शून्यवा नियम तापमान की संकल्पना को परिभाषित करता है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है। पेरिफेरल डिवाइस जो है इसमें से कौन सा नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया है माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर और हार्ड ड्राइव। तो इसमें जो हार्ड ड्राइव है ये पेरिफेरल नहीं माना जाता है ना। माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया और प्रिंटर ये पेरिफेरल माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हार्ड ड्राइव नहीं माना जाता, ठीक है। देखिए, पेरिफेरल एक ऐसी श्रेणी है जो किसी विशिष्ट डेस्कटॉप, लैपटॉप और वर्कस्टेशन है ना, वर्कस्टेशन के लिए सामूहिक इनपुट के लिए अत्यधिक जिम्मेदार होती है, ठीक है। तो परिधीय जो पेरिफेरल्स होता है उपकरण के 3 प्रकार होते हैं। यहाँ पर अच्छे समझना है कि इनपुट होता है, फिर इनपुट आउटपुट और आउटपुट डिवाइस होता है। कुछ पेरिफेरल्स उपकरण है जैसे कीबोर्ड, माउस, टैबलेट पेन, जॉयस्टिक, स्कैनर, मॉनिटर, स्पीकर आदि
कंप्यूटर हार्ड ड्राइव एक भौतिक डेटा स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड ड्राइव क्या है? एक भौतिक डेटा स्टोरेज डिवाइस है जो डिजिटल जानकारी संग्रहित करता है। हार्ड ड्राइव का उपयोग ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता फाइलों जैसे कि फ़ोटो, संगीत, दस्तावेज, वीडियो दोनों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। पेरिफेरल्स एक ऐसी श्रेणी है जो किसी विशिष्ट डेस्कटॉप, लैपटॉप, वर्क स्टेशन के लिए सामूहिक इनपुट के लिए अत्यधिक जिम्मेदार होती है। 3 तरह के परिधीय उपकरण होता है ना, जो कि आपको बता दिए, इनपुट आउटपुट और आउटपुट डिवाइस। ठीक है, ये चीज़ें आपको बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध पानी किस प्रकार की विद्युतीय चालक है? शुद्ध पानी जो होता है किस प्रकार का विद्युतीय चालक है? तो शुद्ध पानी जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, यानी कि खराब चालक है। ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया है। शुद्ध जल जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, और नल, जैसे नल का जो पानी निकलता है, नल और समुद्री जल विद्युत का सुचालक होता है। ठीक, नल और समुद्री जल विद्युत का सुचालक होता है, ये ध्यान रखना है। शुद्ध जल का पीएच मान पूछे तो कितना होगा? तो 7 होता है, यानी कि उदासीन होता है ये, है ना। जब पीएच मान 7 से नीचे है तो अम्लीय, 7 से ऊपर है तो क्षारीय, और 7 के बराबर है तो उदासीन होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, यानी शुद्ध जल उदासीन होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है पानी से रिलेटेड कि पानी का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है और आयतन न्यूनतम होता है। ठीक, ये ध्यान रखना है। पानी का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। चलिए नेक्स्ट है, और जल क्या मालूम? सार्वत्रिक विलायक है जल। नेक्स्ट है कि एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है? तो एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को याद किया जाता है। अब चार्ल्स बेबेज से क्वेश्चन और क्या पूछा जाता है कि कंप्यूटर का जनक या पितामह किसे कहा जाता है? जो चार्ल्स बेबेज को ही कहा जाता है। ठीक, बिल गेट्स की बात करें तो ये माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है ना। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन कौन थे? तो बिल गेट्स और पॉल एलन, है ना। बिल गेट्स और पॉल एलन। स्टीव जॉब्स कौन है? ये एप्पल कंपनी के संस्थापक है, स्टीव जॉब्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट है WWF, यानी कि विश्व वन्य जीवन कोष, है ना। WWF का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, है ना। विश्व वन्य जीवन कोष के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है? तो इसमें से कौन सा जानवर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये पांडा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। अच्छा, WWF की स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 1961 में हुआ। इसका मुख्यालय पूछे कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में। ठीक, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? खरीफ फसलें सर्दियों की फसलें हैं, तो ये गलत है। खरीफ फसलें सर्दियों की फसलें नहीं है। रबी फसलें मानसून की फसलें, ये भी गलत है। गेहूँ रबी की फसल है, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, गेहूँ रबी की फसल है। ठीक है, देखिए रबी की फसल में कौन कौन आता है? गेहूँ, चना, मटर, मक्का, जौ, सरसों, मसूर, आलू, तिलहन, ये सब रबी की फसल है। खरीफ की फसल में कौन आता है? धान, बाजरा, अरहर, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन, कपास, ये सब खरीफ की फसल है। ठीक है, तो इसको एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान से याद रखना है आपको कि गेहूं जो है रबी की फसल है और धान खरीफ की फसल है। ठीक है, मोटा मोटी याद रखना है, गेहूं रबी की फसल है। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि रबी की फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, खरीफ की फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है। ठीक है, तो रबी की फसल जो है ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। ठीक है, अब जैसे गेहूँ का अभी जो मार्च अप्रैल का सीज़न है, अभी कटने का सीज़न है, होली के समय, है ना, गेहूँ कटता है। तो मार्च अप्रैल में गेहूँ जो यानी कि रबी की फसल काटी जाती है। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? तो मई जून में बोई जाती है। जैसे जुलाई के आसपास भी बोया जाता है, जून जुलाई में खरीफ की फसल, जैसे धान ले लीजिए, और सितंबर अक्टूबर में ये काटी जाती है। ठीक है। अच्छा, नकदी की फसल से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि इनमें से कौन सा नकदी की फसल नहीं है। ठीक है, तो याद रखना नकदी की फसल में है चाय, कॉफ़ी यानी कि कहवा, रबड़, तंबाकू, ये सब नकदी फसल में आता है। चलिए नेक्स्ट है, ना चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप लगा होता है? तो ना चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप लगा होता है? तो इसमें टेफ्लॉन का लेप लगा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, टेफ्लॉन का लेप लगा होता है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर देखेंगे
जो कि एग्ज़ाम हुआ था आपका 4 अप्रैल 2016 को, थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, सेट नंबर 20 का क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। पर्सी स्पेसर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था? तो इसे राडार रेंज कहा जाता था। ठीक है, पर्सी स्पेसर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को क्या कहा जाता था? तो राडार रेंज कहा जाता था। ठीक है, राडार रेंज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। अच्छा, इसमें राडार रेंज की तरह एक क्वेश्चन आता है, जैसे रडार। रडार क्या है मालूम? तो रडार और एक आता है सोनार। तो सोनार से क्या करते हैं? समुद्र के नीचे अंदर, समुद्र के अंदर वस्तुओं को पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं। रडार का प्रयोग जैसे कि ऊपर वायुयान और वायुयान की दिशा, वस्तुओं को पता लगाने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? तो अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है, इसमें कौन सा? तो पर निषेचन, ये अलैंगिक प्रजनन का प्रकार नहीं है। बाकी मुकुलन, जिसको बडिंग बोलते हैं, बाइनरी फिजन यानी कि जो कि द्विविखंडन बोलते हैं, और विखंडन, ये सभी क्या है? अलैंगिक प्रजनन का प्रकार है। ठीक है, पर निषेचन क्या है? तो एक ही प्रजाति किए एक ही या दूसरे पौधे के फूल के परागकोश से परागकणों का फूल के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण को एलोगेमी यानी कि पर निषेचन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना है आपको। क्या कि अमीबा किस प्रकार का प्रजनन करता है? तो अमीबा बाइनरी विखंडन, बाइनरी फिजन यानी कि द्विखंडन या तो बाइनरी विखंडन के द्वारा प्रजनन होता है। ठीक है, अमीबा किसके द्वारा करता है? तो द्विविखंडन यानी कि बाइनरी विखंडन द्वारा प्रजनन करता है। और हाइड्रा किस प्रकार प्रजनन करता है? तो हाइड्रा और यीस्ट में प्रजनन जो होता है, दोनों में, हाइड्रा और यीस्ट दोनों में मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है ना। मुकुलन विधि यानी कि बडिंग द्वारा होता है। अब मुकुलन एक तरह का क्या है? अलैंगिक प्रजनन ही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है। हाल ही में मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक कौन सी है, जिसे दवाओं के प्रति बढ़ती प्रतिरोध से लड़ने में मदद करने की उम्मीद है? तो इसका करेक्ट आंसर है टिक्सोवेक्टिन। टिक्सोवेक्टिन इसका नाम है ना। हाल ही में मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग किया है, तो उस विधि का नाम क्या है? टिक्सोवेक्टिन है, जो कि नवीनतम एंटीबायोटिक जो है, ये कौन सी नवीनतम एंटीबायोटिक कौन सी है? तो ये क्या नाम है? टिक्सोवेक्टिन है एंटीबायोटिक का नाम, जिसे दवाओं के प्रति बढ़ती प्रतिरोध से लड़ने में मदद करने की उम्मीद है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक शब्द आया क्या? मिट्टी। मिट्टी से क्वेश्चन रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और भारत में जो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सा है? तो जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, उसमें दो प्रकार का होता है, एक होता है नई जलोढ़ मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी, एक होता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो खादर कहा जाता है। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और पूछा जाए कि चाय और कॉफ़ी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? तो लेटराइट मिट्टी है। चाय और कॉफ़ी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी लेटराइट मिट्टी है। काजू के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी पूछे तो लाल लेटराइट मिट्टी है। कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? तो कपास के लिए कौन सा? काली मिट्टी है, जिसे काली कपासी भी कहा जाता है, और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पेडोलॉजी कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पर एक शब्द आया एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक अगर पूछा जाए कि दुनिया का पहला एंटीबायोटिक मेडिसिन कौन था, तो वो था पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किया था। नेक्स्ट है, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आँखों पर परावर्तित करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। हमें जो क्या होता है, घास का रंग हरा दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आँखों पर परावर्तित करती है। होता यह है कि देखिए, हमारी आँखें जिस रंग का अवशोषण कर लेता है वह दिखाई नहीं पड़ता है, जिस रंग को परावर्तित करता है वह दिखाई देता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ एक्स्ट्रा फैक्ट्स में क्या याद रखना है आपको कि कांच में बैंगनी रंग के प्रकाश का वेग सबसे कम होता है। कांच में बैंगनी रंग के
प्रकाश का वेग सबसे कम होता है लेकिन अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ठीक है। और वही चीज़ें क्या होता है, लाल में क्या होता है, कांच में लाल रंग के प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है और अपवर्तनांक सबसे कम होता है, ठीक। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल है। तो अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है ना, टार्टरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। अगर बात किया जाए अमीनो अम्ल की, तो अमीनो अम्ल जो है ना, एक क्वेश्चन आएगा कि प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है, तो 20 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, ठीक है। अच्छा, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक एसिड पाया जाता है। सेब में मेलिक अम्ल पाया जाता है। दूध और दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। यूरिया में यूरिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु को डैश के भीतर रखा जाता है। तो किसके भीतर रखा जाता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से सोडियम को किस में रखा जाता है, तो सोडियम को किस में रखा जाता है, तो ये आपको मालूम है। इसका करेक्ट आंसर है केरोसिन ऑयल में, यानी कि मिट्टी के तेल में रखा जाता है। और इसी तरह क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछेगा कि पोटेशियम को किस में रखा जाता है। तो याद रखना है, सोडियम और पोटेशियम दोनों को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। और एक क्वेश्चन आएगा क्या, फॉस्फोरस को किस में रखा जाता है, तो पानी में रखा जाता है। नेक्स्ट है, सौर मंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सौर मंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो ये किया गया था निकोलस कोपरनिकस के द्वारा किया गया था, ठीक है। कोपरनिकस काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। सौर मंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल हो गया। एक क्वेश्चन आएगा क्या कि सूर्य जो है केंद्र में स्थित है और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, ये सबसे पहले किसने कहा था, तो कोपरनिकस ने कहा था। एक क्वेश्चन आएगा क्या, सौर मंडल की खोज किसने किया था, तो कोपरनिकस ने किया था, ठीक है। ये ध्यान रखना है। केपलर से क्या क्वेश्चन आएगा कि ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था, तो जोहानेस केपलर ने ही दिया था। और देखिए, ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया था। एक तो सिंपल जो गति का नियम, 3 नियम जो है वो किसने दिया, न्यूटन ने दिया था, ठीक है। लेकिन ग्रहों का गति का नियम पूछे तो केपलर ने दिया था। और गैलीलियो से बात करें तो दूरबीन का खोज किसने किया था, गैलीलियो ने किया था। जड़त्व का नियम किसने दिया था, तो गैलीलियो ने दिया था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। और यहाँ पर है एक विलियम हर्शेल, ये क्या किया था, तो ये अरुण ग्रह जो ना यूरेनस ग्रह की खोज किया था, विलियम हर्शेल ने किया था 1781 में, ठीक। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति एंड्रॉयड इंक का संस्थापक नहीं है। एंड्रॉयड इंक का संस्थापक इसमें से कौन नहीं है, तो देखिए एंड्रॉयड इंक के स्थापना जो है ये निक सीयर्स ये किया था, एंडी रूबिन भी किया था, ये भी शामिल था, और रिच माइनर भी था, ये नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया, एंड्रॉयड इंक के संस्थापक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है। तो मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह कौन था मालूम, वो था यूरेनस। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह है ना। अरुण ग्रह का ही खोज किसने किया था, तो विलियम हर्शेल ने किया था 1781 में, ठीक है। और शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह ये क्या है, इस पर जो सूर्योदय होता है ये पश्चिम की ओर होता है। शुक्र और अरुण पर सूर्योदय पश्चिम की ओर होता है। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और याद रखना क्या, कि बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है, ठीक है। बाकी ग्रह के बारे में आपको पहले भी पूरा बता चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो परम 8000 है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अच्छा, परम 8000 की बात करें तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था, जिसे साल 1991 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग यानी कि सीडेक ने बनाया था, ठीक है। सीडेक ने बनाया था और इसे कंप्यूटर वैज्ञानिक विजय पांडुरंग भटकर ने विकसित किया था। तो किसने विकसित किया था, तो भारत का प्रथम जो सुपर कंप्यूटर परम 8000 को विकसित किसने किया था, विजय भटकर ने, है ना। तो याद रखना, विजय भटकर को भारत का सुपर कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है, विजय भटकर को, ठीक है। अच्छा, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर पूछे तो क्या होगा आंसर, वो था क्रे 1। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे 1 था।
नेक्स्ट है निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग किसके बराबर होती है, तो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। प्रकाश की बात करें तो प्रकाश की अधिकतम चाल पूछे किस में होता है, तो निर्वात में ही होता है, ठीक है। प्रकाश का ये निर्वात में चाल होता है। और ध्वनि के बारे में अगर पूछा जाए तो ध्वनि क्या आता है, निर्वात में गमन नहीं करता है, ठीक है। प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है लेकिन ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करता है। ध्वनि जो है ये गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है ना, या तो ठोस, द्रव, गैस, ठीक। और ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है ठोस में, उससे कम होता है द्रव में, सबसे कम होता है गैस में, ठीक है। और बात करें प्रकाश की तो प्रकाश कौन सा तरंग है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। और ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। याद कैसे रखना है, प्रकाश प्रस्थ यानी प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है, ठीक है। इसे रिलेट कर लेना है तो आपको याद रहेगा। अच्छा, प्रकाश की गति को सबसे पहले किसने मापा था, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या आंसर करना है, रोमर। प्रकाश की गति को सबसे पहले रोमर ने मापा था, ठीक है। अच्छा, प्रकाश की गति जो होता है ना, वो जो माध्यम में अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की गति उतना कम होगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और जैसे कि आपको अपवर्तनांक दे देगा 3 4, ठीक है। जैसे किसी को दे दिया 2.4 है, 1.2 है ना, इस तरह से आपको दे दिया, किसी का 4 है, किसी का 3 है। अगर पूछेगा इसमें से किस में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी, तो सबसे कम अपवर्तनांक जिसका रहेगा उसमें प्रकाश की चाल अधिकतम होगी, ठीक है। तो ऐसे चीज़ें को याद रखना है आपको। नेक्स्ट है निम्न में अलग या विषम को चुनें। इसमें से अलग ये विषम कौन सा है, तो ये 4 है, तो जैसे आर्गन, नियोन, जेनॉन, हाइड्रोजन। अब इसमें एक चीज़ दिख रहा है क्या, आर्गन, नियोन और जेनॉन, ये क्या है, अक्रिय गैस है तीनों, लेकिन ये अक्रिय गैस नहीं है, ठीक है। अक्रिय गैस कौन कौन सा है, तो है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये 6 अक्रिय गैस है, ठीक है। याद रखना है, इसको याद ऐसे रख लेना है 6 को, हेना अगर करके 0 रन, हेना से हो गया हीलियम, नियोन अगर करके यानी आर्गन, क्रिप्टॉन, 0 रन है जेनॉन और रेडॉन, ये अक्रिय गैस है, ठीक है। तो कई बार इससे कई क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे यहाँ इस टाइप में से पूछ लिया गया, तो कई बार पूछ लिया गया इनमें से कौन सा अक्रिय गैस नहीं है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है ना अगर करके 0 रन, ये 6 अक्रिय गैस, इसे नोबल गैस भी कहा जाता है ना। वर्ग कितना में 18 में है ये, ठीक है। और हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए आपसे कि कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, तो रेडॉन ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ट्रोजन एक डैश का प्रकार है, तो ट्रोजन ये किसका प्रकार है, तो ट्रोजन जो है ये मालवेयर का प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो मालवेयर कौन कौन सा है वो आपको ध्यान रखना है, ताकि आपसे फिर अगर क्वेश्चन पूछा जाए दूसरा भी तो आपको आसानी से बन जाए। जैसे यहाँ ट्रोजन पूछा, तो ट्रोजन के बारे में अगर ध्यान पहले से रहता तो क्या ये मालवेयर है, तो मालवेयर है कौन कौन सा, तो आपसे पूछा जाए तो आप कभी भी बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको पूरा बताएंगे। ट्रोजन जो है एक मालवेयर का एक प्रकार है। मालवेयर दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर का संक्षिप्त रूप है, यानी कि मालवेयर क्या होता है, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है ये, है। मालवेयर या दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर किसी भी प्रकार के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए एक सामान्य शब्द है जिसका उद्देश्य आपके डिवाइस को नुकसान पहुंचाना है, ठीक। मालवेयर में कौन कौन शामिल है, अब जैसे मालवेयर में है, आपसे पूछा जाए कि वायरस क्या है, तो क्या एक प्रकार का मालवेयर है। रैनसमवेयर क्या है, एक प्रकार के मालवेयर है, तो वही आपसे पूछा गया था ट्रोजन क्या है, तो एक प्रकार का क्या है, ये मेलवेयर है, ठीक। तो मेलवेयर कौन कौन सा है, वायरस, ट्रोजन, रैनसमवेयर, एडवेयर, स्पाईवेयर और कीलॉगर्स, ठीक है। तो ये 6 आपको याद रखना है, कौन कौन सा मालवेयर, वायरस, ट्रोजन, रैनसमवेयर, एडवेयर, स्पाईवेयर और कीलॉगर्स है, ठीक। तो ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे करीब है, तो मिल्की वे के सबसे करीब है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है ये मिल्की वे के सबसे करीब है। नेक्स्ट है नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है। नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है, तो 6 मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। तो ये याद रखना है, इसको रिलेट कर लेना है कि वेदांग की संख्या कितनी है, 6 है, ठीक। वहीं से रिलेट करना है, दोनों को याद रखना है। नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियाँ, तो 6 मांसपेशियों की आवश्यकता होती है।
ठीक है। अच्छा, आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो आइरिस करता है ना, आइरिस, जिसको हिंदी में परितारिका भी बोला जाता है ना, आइरिस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगर आँख की बात करें तो आँख के जैसे कि नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान दिया जाता है? तो कोर्निया को दान दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एंथ्रोपॉइड के 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है? तो एंथ्रोपॉइड के 3 सुपर फैमिली में से एक कौन इसमें नहीं है? तो देखिए, नए ज़माने के बंदर ये एंथ्रोपॉइड के 3 सुपर फैमिली में से है। ठीक, पुराने ज़माने के बंदर ये भी है, होमिनॉइड्स ये भी है, और ये क्या है? एंथ्रोपिथेकस ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? तो पानी को अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 10H2O है ना, सोडियम कार्बोनेट ये है ना, और एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो ये सोडियम कार्बोनेट, इसे ही क्या बोलते हैं? धोवन सोडा भी कहा जाता है ना, वॉशिंग सोडा कहा जाता है इसे। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट है। इसका फॉर्मूला पूछेगा तो Na2CO3 10H2O, और एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, उसका फॉर्मूला होता है NaHCO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको क्या बोलते हैं? इसे खाने वाला सोडा कहते हैं ना, खाने वाला सोडा इसे कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को। ठीक है, तो ये याद रखना आपको। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो शरीर के कुल वजन का 2% होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और जो मेल में होता है यानी कि पुरुष के मस्तिष्क का वजन लगभग 1370 ग्राम होता है, और महिलाओं का जो मस्तिष्क का वजन होता है वो लगभग 1200 ग्राम होता है। ठीक, तो ये याद रखना, महिलाओं में कम होता है। नेक्स्ट है, किस रासायनिक अभिक्रिया में भिन्न यौगिक बनाने के लिए 2 यौगिकों के बीच बॉन्ड या आयनों का विनिमय होता है? बॉन्ड या तो आयनों का विनिमय जो होता है ना, वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दोहरी विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है? तो ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव, जैसे कि ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव से हाई ब्लड प्रेशर मतलब कि उच्च रक्तचाप हो सकता है ना, हाइपरटेंशन, या तो टिटनेस हो सकता है, श्रवण ह्रास हियरिंग लॉस हो सकता है। त्वचा रोग ये नहीं होगा, है ना, ध्वनि के कारण त्वचा रोग नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होता है। तो ध्वनि मापने की इकाई क्या है? तो डेसिबल है। बाकी ध्वनि के बारे में आपको बता चुके हैं, है ना, कि ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है, और ध्वनि सबसे अधिक ठोस में गमन करता है। और एक ध्वनि की जो तरंगें होती है 3 प्रकार का होता है। एक होता है अपश्रव्य ध्वनि, एक होता है श्रव्य ध्वनि, एक पराश्रव्य ध्वनि। तो अपश्रव्य ध्वनि जो होता है 20 हर्ट्ज से कम होता है, 20 हर्ट्ज से कम, और श्रव्य ध्वनि जो होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है ना, 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है, जिसको मानव सुन सकता है, ये वाला ध्वनि। ठीक है, श्रव्य ध्वनि। और 20,000 हर्ट्ज से जो होता है अधिक, वो कहलाता है पराश्रव्य ध्वनि। ठीक है, तो ये भी चीज़ें ध्यान रखना है। तो इतनी सारे चीज़ें आपको याद रखना है। तो आज की वीडियो इतना तक ही रहने देते हैं। और आज का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट में बताना है उसका आंसर, कि प्रक्रिया के द्वारा, यानी किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में किस तरह भोजन जाता है ना। प्रक्रिया के द्वारा आपको ऑप्शन देते हैं, और प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में किस तरह भोजन जाता है? अंतःग्रहण यानी कि इंजेशन, या पाचन, या तो आत्मसात्करण, या तो निष्कासन, है ना। किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में किस तरह का भोजन जाता है? ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।